वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। यह मान्यता सर्वविदित है। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जलमग्न है। जीवों के शरीर के संपूर्ण भार का लगभग 2/3 ये 66% भाग जल है। मानव रक्त में 79%, मस्तिष्क में 80%, हड्डियों में 10% जल की मात्रा पाई जाती है। अतः जल समस्त जैविक कारकों के शरीर के भागों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल हमारे दैनिक क्रियाकलापों में जैसे नहाने, खाना पकाने, कपड़े धोने, सिंचाई, अनुपयोगी पदार्थों को बहाने, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने, उद्योगों में विभिन्न उत्पादों निर्माण इत्यादि में काम में आता है। इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान अनुपयोगी तथा अवांछित पदार्थ जल स्रोतों में बहाए जाते हैं। तो ये जल प्रदूषण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो अगर आप कभी एग्जाम में लिखना चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। प्राकृतिक जल में किसी भी अवांछित बाह्य पदार्थ की उपस्थिति जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आती हो, जल प्रदूषण कहलाता है। जल की गुणवत्ता का अर्थ है कि जल विभिन्न आवश्यक कार्यों जैसे मनुष्य व जंतुओं के पीने योग्य हो व पेड़ पौधों के सही पोषण आदि के लिए उपयुक्त हो। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि हमारे देश में 70% जल दूषित है। हमारे देश की नदियों जैसे गंगा, यमुना, हुगली, गोदावरी, कावेरी आदि की जो किसी समय में शुद्ध मानी जाती थी, आज इन नदियों में पूजन सामग्री, शहरों का मलमूत्र, कचरा और उद्योगों का विषैला कचरा बिना सोचे समझे बहा दिया जाता है, जिससे इनका करीब 70% भाग प्रदूषित हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे जल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जल के निम्नलिखित गुणों का अवलोकन करके पता किया जा सकता है कि जल शुद्ध है अथवा अशुद्ध। तो सबसे पहले उसका स्वाद, कठोरता, रंग, क्षारीयता, सूक्ष्मजीव, गंध, गदलापन, घुलित गैसें, ठोस अवयव, ऑक्सीकरणता आदि को हम देखकर या चेक करके पता लगा सकते हैं कि जल शुद्ध है या अशुद्ध है। तो अब हम बात करेंगे जल के स्रोतों के बारे में। सोर्स ऑफ वाटर। महासागर। देखो, पृथ्वी पर जो महासागर है वो पाए जाते हैं, उसमें पाए जाने वाला जल है 97.25%। उसके अलावा जो भूमिगत जल है वो होता है 0.61%। अंतर्देशीय समुद्र मतलब इनलैंड सी ये होते हैं 0.008%। सॉइल मॉइस्चर या मृदा में नमी वो होती है 0.005%। बर्फ व हिमखंड आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स ये होते हैं 2.14%। झीलें स्वच्छ व लवण युक्त मतलब लेक्स, फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर इन दोनों को मिलाकर होते हैं 0.009%। नदियाँ, रिवर्स में पानी होता है 0.0001% और एटमॉस्फेयर में पानी होता है 0.001%। तो अभी आपने देखा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो जल है वो कितना प्रतिशत कहाँ पर मौजूद है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ वाटर की। स्वच्छ जल दो प्रकार का होता है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, जिसको हम सतही जल और भूमिगत जल बोलते हैं। नदियों, नालों, झीलों, तालाबों इत्यादि के रूप में जो जल उपलब्ध होता है उसे सतही जल कहते हैं। वह पृथ्वी की सतह के नीचे से भूमि खोद कर निकाला गया जल कुओं के रूप में भूमिगत जल कहलाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सरफेस वाटर की। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल को सतही जल कहते हैं। सतही जल को दो भागों में बांटा जा सकता है, बहता हुआ जल और ठहरा हुआ जल। सबसे पहले हम बहते हुए जल के बारे में बात करते हैं, जिसे हम फ्लोइंग वाटर भी बोलते हैं। जल के सतही स्रोतों में से महत्वपूर्ण स्रोत नदी है। बड़ी नदियों में संपूर्ण वर्ष काफ़ी पानी रहता है, लेकिन कई छोटी नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं और वर्षा बंद होने के कुछ दिनों बाद सूख जाती हैं। यदि नदी में पानी पूरे वर्ष काफ़ी मात्रा में बना रहता है तो बिना कोई व्यवस्था किए इसे पानी का स्रोत बनाया जा सकता है। छोटी नदियों के लिए या ऐसी नदियों के लिए जो शुष्क ऋतु में सूख जाती हैं या इनमें पानी की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि शहर के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध नहीं हो सकता, तो ऐसी नदियों पर बांध बनाकर वर्षा ऋतु का अतिरिक्त पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और शुष्क ऋतु में इस इकट्ठे किए हुए पानी को जल संभरण के लिए काम में लिया जाता है। नदी के पानी में निलंबित अशुद्धियाँ बहुत होती हैं।
इस पानी को बिना उपचारण किए पीने में काम में नहीं लिया जा सकता। बाढ़ के दिनों में नदी में झाड़ घास फूस डालियाँ इत्यादि पदार्थ बहुत होते हैं। नदी का पानी शोधन के बाद ही काम में लेना चाहिए। शोधन की क्रिया जैसे पानी को छानना, अवसादन को एग्यूलेशन और कोएग्यूलेशन, फिल्ट्रेशन आदि आदि। कई शहर जो नदियों किनारे पर या बहुत पास में स्थित होते हैं, अपशिष्ट समापन के लिए अपना सीवेज नदी में बहा देते हैं। इससे नदी का पानी गंदा हो जाता है, लेकिन नदी के पानी में बहाव बना रहने के लिए उसमें अपने आप साफ हो जाने का गुण होता है। जिस बिंदु पर पानी में सीवेज डाला जाता है उसके 3-4 किलोमीटर आगे चलकर यदि पानी का परीक्षण किया जाए तो नदी का पानी बिल्कुल साफ मिलेगा। लेकिन यदि इस 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी से किसी दूसरे शहर के लिए पीने का पानी लिया जा रहा हो तो उसे उचित उपचार करके ही काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ठहरे हुए पानी की। इसे स्टिल वाटर बोलते हैं। ठहरे हुए जल के प्रमुख स्रोतों में झील, तालाब व जलाशय होते हैं। झील व तालाब को आगे समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झील के बारे में। तो झील का पानी बहुत साफ़ होता है और इसे पानी पीने के काम में लेने से पहले बहुत कम उपचार करना पड़ता है। झीलों का पानी एक ही जगह रुका हुआ होने के कारण इसमें निलंबित पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और पानी काफ़ी साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम जलाशय, रिजर्वेयर की। जिन नदियों में वर्षा ऋतु में पानी बहुत होता है लेकिन शुष्क दिनों में सूख जाया करता है, वहाँ बांध बनाकर शुष्क दिनों के लिए पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। इस इकट्ठे किए हुए पानी को कुंड या जलाशय कहते हैं। शुष्क दिनों में जलाशय का पानी झील की भांति बहुत साफ होता है और बहुत कम उपचार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम भूमिगत जल की, अंडरग्राउंड वाटर की। भूमिगत जल के मुख्य स्रोत जैसे नलकूप, झरने, स्प्रिंग, कुएं आदि होते हैं। तो एक एक करके इनको जानते हैं। सबसे पहले हम झरनों की बात कर लेते हैं। झरने क्या होते हैं? पहाड़ से या ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने वाला जो पानी होता है वो झरनों के रूप में होता है। झरनों का निर्माण 3 परिस्थितियों में होता है। सबसे पहले भूमि की सबसे ऊपरी सतह जलधारी परत हो तो परत के ऊपरी तरफ से न होकर ढालों की ओर से झरने के रूप में पानी निकलता है। झरने से निकलने वाले जल की मात्रा वर्षा के जल की मात्रा पर निर्भर करती है। यह क्षमता वर्षा के दिनों में बढ़ जाती है क्योंकि जल स्तर बहुत ऊपर चढ़ जाता है। दूसरा है अपारगम्य जल। अपारगम्य जल के नग्न हो जाने पर भी झरने बनते हैं। और तीसरा, जलधारी परत पर यदि अपारगम्य परत लगी हुई है और इस अपारगम्य परत में दरारें आदि हो तो जल झरने के रूप में निकलता है। गंधक युक्त परतों में से रिसते हुए पानी के झरने गर्म पानी देते हैं। सभी झरनों में जल के निकास के साथ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गहरे कुएं और नलकूप, डीप वेल्स एंड ट्यूबवेल्स के बारे में। जब एक या एक से अधिक अपारगम्य परतों को भेद कर कुआं बनाया जाता है तो इसे गहरा कुआं कहते हैं। गहरा कुआं कई जलधारी परतों में से पानी लेता है। सबसे ऊपर वाली पारगम्य परत में से साधारणतः पानी नहीं लिया जाता। निचली पारगम्य जलधारी परतों को आउटक्रॉप कुएं से काफ़ी दूर होती है। आउटक्रॉप से ही निचली पारगम्य परतों में पानी आता है। आउटक्रॉप से काफ़ी दूर होने के कारण पानी भली प्रकार फिल्टर हो जाता है, इसलिए इन कुओं का पानी साफ होता है। नलकूप भी गहरे कुएं होते हैं। इसमें एक ढलुआ इस्पात का पाइप भूमि में गाड़ दिया जाता है। इस पाइप के उपभोग में जो जलधारी परत के ऊपरी तल पर आता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जलधारी परतों का रिसता हुआ पानी इन छिद्रों में होता हुआ नलकूप में इकट्ठा होता रहता है, जहाँ से इसे पंप करके ऊपर खींच लिया जाता है। मतलब हम हैंडपंप बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट बात करेंगे हम सतही व भूमिगत जल प्रदूषण। जो जल प्रदूषण के कारण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिक व रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण सतही व भूमिगत जल प्रदूषण होता है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं। प्रतिदिन नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने आदि के प्रयोग के पश्चात दूषित जल को नदियों में बहाने से पानी गंदा होता है। अनचाहे स्थान पर मलमूत्र विसर्जन व सीवरेज लाइन से गंदा पानी व मल अन्य जल स्रोतों में मिलने पर भी पानी गंदा हो जाता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग में लिए गए जल में घुले लवण, अम्ल, क्षार गैसें और रसायन युक्त जल नदी, झील तथा तालाब में प्रवाहित करने पर
अपमार्जक मिलों के जल को नदी में छोड़ने पर ये अपमार्जक पानी की सतह पर ठोस कणों की पतली परत बना देते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश जल में प्रवेश नहीं कर पाता और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन न घुलने पर जीवों व वनस्पतियों द्वारा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में उपयोग की जाने वाली रासायनिक खाद का वर्षा के जल के साथ घुलकर नदी, तालाब और झीलों में प्रवाहित होने पर भी पानी गंदा हो जाता है। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक रसायनों के वर्षा के जल में घुलकर नदी, तालाब में पहुंचने पर भी। उद्योगों में संयंत्रों को ठंडा करने के लिए उपयोग में किए जाने वाला जल बाद में गर्म जल को नदियों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है। इससे जल का तापमान बढ़ जाता है और जल में रहने वाले जीवों की मौत होने का खतरा रहता है। समुद्रों के जल मार्ग से खनिज तेल ले जाने पर जहाज़ों में दुर्घटना होने पर उनमें जो तेल है वो समुद्रों में फैल जाता है। उसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ये जीव जंतु मरने लगते हैं। कई स्थानों पर जली अजली लाश, प्रज्वलित अग्नि और राख आदि को जल में बहा दिया जाता है। नदियों के किनारे बसे नगरों में जीवाणु सहित मानव एवं पशुओं के शव नदियों में प्रवाहित करने पर फसलों की उत्पादक व कीटों के रक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन, मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता आदि घटती बढ़ती रहती है। इस कारण भूमि का जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल का भूमि के भीतर रिसाव भूमिगत जल के प्रदूषण का कारण भी बनता है। तो अब हम बात करेंगे जल प्रदूषक, वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में। जल प्रदूषण निम्न जो कारण है, तो सबसे पहले है जल प्रदूषण कारण, सबसे पहले हैं कार्बनिक प्रदूषक, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो इसमें आते हैं, इस समूह में मुख्यतः संश्लेषित कार्बनिक, यौगिक, रबर संश्लेषित अपमार्जक तथा ऑयल आदि सम्मिलित हैं। ये प्रदूषक घरेलू सीवेज, पादप पोषक तत्व, तेल, कागज व चमड़े के कारखानों से निकलने वाले पदार्थ हैं। ये पदार्थ जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, जो कि जलीय जीवन के लिए आवश्यक है। जल की सतह पर तैरता हुआ अपमार्जक जल में प्रकाश की मात्रा की पहुंच को कम करके जलीय जीवों के प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। इसके उदाहरण जैसे जीवाणुनाशी, पेस्टिसाइड्स, DDT, 2,4-D और डिटर्जेंट्स, ABC, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट आदि इसके कार्बनिक प्रदूषक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करें तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसके अंतर्गत पेपर पल्प, स्टील, आयरन और अन्य औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अम्ल, खनिज लवण, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, सल्फाइड, ऑक्साइड धातुएं इत्यादि हैं, जो जल में कठोरता, क्षारीयता को बढ़ाते हैं और जलीय जीवन को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट है जैविक प्रदूषक, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स। जल में जैविक प्रदूषक घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, पादप व जंतु अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा होते हैं। मानवीय क्रियाओं के कारण जल में नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जल में यूट्रोफिकेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है तलछट, सेडिमेंट्स। मृदा अपरदन के कारण जल के स्रोतों में ठोस पदार्थों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। साथ ही ये तलछट क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल व मैंगनीज जैसी धातुओं के स्रोत होते हैं। तलछट जल में मछलियों की संख्या को कम कर देते हैं। तलछट को विपरीत परासरण, रिजर्व ऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है तापीय प्रदूषक, थर्मल पोल्यूटेंट्स। परमाणुीय, नाभिकीय व थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा इस प्रकार की प्रदूषक है। तापीय प्रदूषकों के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले जीवों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो मरने लगते हैं। छठा है रेडियोधर्मी प्रदूषक, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। इस प्रकार के प्रदूषक प्राकृतिक व मानवीय दोनों स्रोतों के कारण जल में आते हैं। रेडियोधर्मी अयस्कों के खनन और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, चिकित्सा में रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रयोग व नाभिकीय परिरक्षण से जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। अब हम बात करेंगे जल गुणवत्ता मानक, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे WHO ने कितने यहाँ पर फिक्स कर रखे हैं, ICMR ने कितने फिक्स कर रखे हैं, और ISI ने और NDWM, DRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने मानक फिक्स कर रखे हैं। वो मैं कुछ के बारे में बताऊंगा, सबके बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। आपके सामने लिस्ट रखी हुई है, आप देख सकते हैं। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम आप
देख सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि मिनिमम का मतलब है कि ये जो लवण है ये जल में होना ज़रूरी है, डिज़ायरेबल है, और मैक्सिमम मतलब इससे ज़्यादा हुए तो ये हमारे लिए खतरनाक है। तो सबसे पहले कलर 5 PCU होना ज़रूरी है। टेस्ट और ऑर्डर ये नहीं होने चाहिए। टर्बिडिटी ये 5 JTU तक होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम 25 JTU तक। TDS 500 तो डिजायरेबल है और 1500 मैक्सिमम है। pH 7 से 8.5 तक होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, और 6.5 से 9.2 के बीच में ये चल सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट 100 से 500 के बीच में होना चाहिए, 500 तक चल सकता है, मतलब 100 तो होना ही चाहिए। कैल्शियम ये 75 मिलीग्राम 1 लीटर में होना चाहिए, 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम 30 मिलीग्राम 1 लीटर में होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लोराइड 200 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में होनी चाहिए, लेकिन 600 मिलीग्राम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, टॉक्सिक, आर्सेनिक, कैडमियम, लेड और मरकरी ये ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो जल में अगर नहीं भी हैं तो जल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छ जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले मानव के दैनिक क्रियाकलापों द्वारा दूषित जल को शुद्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे यह जल सिंचाई, बागवानी इत्यादि में काम आ सके। जल स्रोतों के आसपास नहाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, नित्यकर्म इत्यादि पर रोक लगनी चाहिए। मरे हुए पशु पक्षियों, अनुपयोगी वनस्पति इत्यादि को जल स्रोतों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। शवों, प्रज्वलित अग्नि व राख को नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। यह सभी का मिलजुल कर प्रयास होना चाहिए कि अनुपयोगी सामान, अपशिष्ट पदार्थ, पूजा सामग्री इत्यादि जल में प्रवाहित नहीं की जाए। नदी, तालाबों, झीलों आदि के आसपास जानवरों के स्नान आदि पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नदियों, तालाबों, झीलों में वाहनों को धोने पर कड़े नियम लगने चाहिए। जल स्रोतों से गंदगी, पौधे, शैवाल आदि को समय समय पर निकालनी चाहिए। जल शुद्ध करने के विभिन्न उपायों जैसे निथारना, उबालना, यांत्रिक साधनों द्वारा जल को शुद्ध किया जाना चाहिए। अपशिष्ट जल मतलब वेस्ट वाटर, गंदा वाटर कहाँ कहाँ पे होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले घरेलू अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल, है ना। उसके अलावा नगरीय व घरेलू अपशिष्ट, तो इसमें क्या क्या होते हैं देखो। सबसे पहले हम बात करें वेस्ट वाटर की, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन संबंधित पदार्थ व तत्व के बारे में बात करें तो संभावित स्रोत क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अधिकांश विशेष रूप से मानवांग होते हैं इसमें। और विपरीत प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। दूसरा है अनिवार्य कार्बनिक तत्व, जो औद्योगिक अपशिष्ट घरेलू पदार्थ होते हैं और ये जलीय जीवों के लिए विषैले होते हैं। रोग जनित बैक्टीरिया, वायरस, ये मानव अपशिष्ट होते हैं, जैसे लैट्रिन वगैरह कर देते हैं पानी में तो उससे ये होता है। और इसमें फैलने वाली बीमारियां जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां। डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट की वजह से ही फैलता है और ये जलीय जीवों के लिए विषैला, ग्रीस व तेल को हटाने से रोकता है। फॉस्फेट, ये डिटर्जेंट में ही पाया जाता है और ये एस्थेटिक एल्गल पोषक तत्व होते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ता है इस तरह से। ग्रीस व तेल, खाना पकाने से, खाद्य प्रक्रिया से या औद्योगिक अपशिष्ट से जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं ये। नमक और लवण, मानवीय अपशिष्ट, जल को मृदु करने वाले तत्व, औद्योगिक अपशिष्ट, ये जल की क्षारीयता को बढ़ाते हैं। भारी धातु, जैसे औद्योगिक अपशिष्ट रासायनिक प्रयोगशालाओं में ये जहरीले होते हैं। किलेटिंग एजेंट, जैसे डिटर्जेंट व औद्योगिक अपशिष्ट, ये भारी धातु आयनों के स्थायित्वकरण का कारण बनता है व परिवहन को मुश्किल बनाता है। और ठोस सॉलिड्स, जैसे सभी स्रोत हैं जलीय जीवों के लिए विषैले होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम औद्योगिक अपशिष्ट के बारे में कि कौन कौन सा कचरा होता है। तो इसमें सबसे पहले एसिड आता है, जो जल की जो pH है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से मछली व अन्य जलीय जीवों की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बात करें शुगर की, तो ये BOD और COD इसके लक्षण होते हैं, मतलब यहाँ पर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसमें कमी हो जाती है और जलीय जीवों के लिए कष्टप्रद है। कोल वाशर्स, ये pH को कम कर देते हैं, पानी की pH को, और इसमें जो निलंबित कण होते हैं वो ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, जिससे मछली और जलीय जीव हैं उनकी वृद्धि पर असर होता है तथा जल गदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूसरे कामों के लिए काम का नहीं रहता। कोक, फिनॉल व अन्य तेल निर्माण उद्योग, ये
उच्च निलंबित ठोस अमोनिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके लक्षण होते हैं। और इसमें दुष्प्रभाव होता है, पानी गंदा हो जाता है, सूक्ष्म जीवों के लिए ये हानिकारक होता है, फ्लोरा और फौना को भी हानिकारक को भी क्षति पहुँचाते हैं ये। फ्लोरा फौना हमारे खाने का एक जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे तेल वगैरह उनमें पाए जाते हैं। शराब आदि उद्योग जैसे उच्च बीओडी व सीओडी, भूरा पीला रंग, उच्च क्लोराइड व सल्फेट, उच्च घोलित ठोस, ये इसके लक्षण होते हैं। और ये एक तरह से पानी को गंदा कर देते हैं, स्वाद बेकार हो जाता है और वनस्पति के लिए भी पानी सही नहीं रहता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये जल की पीएच को कम कर देते हैं। सीओडी और जैसे विषैले तत्व होते हैं इसमें, इससे मछलियाँ और जलीय जीव मर जाते हैं। और अगर हम इस पानी को खेती में देते हैं तो उससे खेती को भी नुकसान होता है। पेंट क्या होता है, उच्च बीओडी होते हैं, मतलब संश्लेषित रेजिन, विलायक, पिगमेंट, भारी धातु जैसे एल्युमिनियम, क्रोमियम, लेड आदि मछली जैसे अन्य जीवों के लिए, जो जलीय जीव हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और वनस्पति को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग मतलब पेट्रोलियम के निष्कर्षण, हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल जैसे फिनोल तेल, इनको बनाने से ये जब इनमें मिल जाते हैं जल में तो उसकी वजह से जल बहुत बेकार हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।